हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ ये एमसीक्यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, पर जब क्वेश्चंस आते हैं देन वी गेट कंफ्यूज्ड। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट अ फ्यू एमसीक्यूज फ्रॉम द सेम टॉपिक। अगर आप ये नहीं करते हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क हो रही है या नहीं हो रही है। आप टॉपिक्स तो बहुत सारे पढ़ रहे हो, पर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में या फिर नॉर्मली भी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए भी हैं या नहीं हुए, वो ये एमसीक्यूज बताएगा। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन किया था। नाउ उसी प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो अपने पेन और पेंसिल रख लो, साथ में एक कॉपी रख लो, और एट द एंड आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही थे या गलत थे वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशंस जो हैं वो कैसे चल रही हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, short run production function shows the functional relation between dash for a short period. Cost and revenue, materials and matter, input output, functions and equation. तो short run production function हम कर चुके हैं, उसमें किस चीज का रिलेशनशिप दिखाता है वो इनपुट एंड आउटपुट. सो दिस वॉज क्वाइट ईजी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी. तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन में हम यही करते हैं ना, रिलेशनशिप देखते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन ही टोटल हमें रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट एंड आउटपुट की. तो चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो, क्या दिखाएगा हमें? इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, in the dash all factors or inputs become variable and no input is fixed. तो कब ऐसा होता है कि आपके जितने भी फैक्टर इनपुट्स हैं वो सबके सब वेरिएबल हो जाते हैं? मतलब आप सारी चीजें जो हैं कब चेंज कर सकते हो? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. तो ये तो काफी इजी है कि लॉन्ग रन में हम सारे जो हमारे इनपुट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं. इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अभी आपको 3 महीने के अंदर ये बोलूं कि भाई आप, अगर किसी के 0 मार्क्स आ रहे हैं या जो पास भी नहीं हो पा रहा उस इंसान से मैं ये बोलूं कि भाई टॉप कर लो इस बार बोर्ड में, तो वो मे भी ना कर पाए. बट अगर हम उसको वहीं पे थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दें तो हो सकता है कि वो 0 से हीरो बन के आपको दिखा दे. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है लॉन्ग रन. और शॉर्ट रन के अंदर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास वेरिएबल में और फिक्स्ड में. और यहाँ पर हमारे सारे जो फैक्टर्स रहते हैं वो वेरिएबल रहते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें पता है क्या है, वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है आपके पास. और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड, the law of variable proportion is also called as. तो law of variable proportion को आप और क्या कहते हो? law of diminishing marginal returns या फिर increasing marginal returns. ये भी हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. एक छोटी सी ही पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर हियर. आई होप एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस तो सभी के सही जा रहे होंगे. इन डैश फेज ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहाँ होता है हमारे पास? शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? यस, लॉन्ग रन के अंदर. ओके, तो लॉन्ग रन के अंदर होता है हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. टीपी राइज कर रहा है आपके पास इंक्रीजिंग रेट पे, और एमपी एंड एपी भी राइज कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं. एक होता है इंक्रीजिंग,
एक होता है डिक्रीजिंग और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में क्या होता है कि मैं आपको एक ना टेबल के साथ ही इसको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये रहा वो टेबल। तो रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे क्या है कि आपका टीपी था वो राइज कर रहा है, आपका जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो भी राइज कर रहा है। यहाँ पे एपी नहीं दे रखा है, एपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पहले कितना चेंज आ रहा था यहाँ पे, जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे आपके वो भी चेंज हुए, 3 एकर्स लैंड भी चेंज हुआ आपका, और पहले आपका जो टोटल प्रोडक्ट था वो था 2 और जो मार्जिनल रिटर्न्स था आपका वो था आपके पास 2। देन ये आपका 5 हुआ, दिस कम्स आउट टू बी 3, देन ये 9। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे के सारे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और इंक्रीजिंग रेट पे चेंज कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी स्टेज हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो व्हाट वुड बी आवर आंसर, increasing phase. So in the increasing phase of the law of returns to scale, टीपी भी राइज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, साथ में एमपी और एपी भी आपके राइज कर रहे होते हैं। तो दिस वाज इजी। Now moving on to next question. So we have the fifth question here. In dash phase of the laws of returns to scale, TP rises as a decreasing rate, मतलब टीपी राइज तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा है, और एमपी जो है अब वो डिमिनिश होने लग जाएगा, बट एपी अभी भी थोड़े टाइम तक राइज करेगा। तो ये वाला हमारे पास कौन सा है, तो मैंने फिर से बताया था आपको पास 3 होता है हमारे पास, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। जो भी एक प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा सोचता है कि हम इसी वाले पे आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास कांस्टेंट रिटर्न्स। ये जो रिटर्निंग यहाँ पे लिख रखा है ऐसा तो कोई स्टेज होता ही नहीं है हमारे पास ये 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर वो राइज करता है इंक्रीजिंग रेट पे टीपी, ठीक है, सेकंड वाले पे राइज तो कर रहा है पर वो डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा है, और थर्ड वाले के अंदर वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कि अब वो बिल्कुल ही कम होने लग जाएगा, वो राइज ही नहीं करेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th. Now we have question number 6. The law of variable proportions depends on the assumption. कुछ एग्जाम ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, पर ये क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें कवर कर लेना चाहिए वो है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या अजम्पशंस है। तो सबसे पहला है ओनली वन फैक्टर। वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर सिर्फ एक फैक्टर को हम वेरी करते हैं, बाकी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। पर जब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, भाई सारे ही फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो। देन ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनस। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप लेबर यूज कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो कि सारी जो लेबर है ना आपकी वो एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई बहुत कम काम कर रही है, या एक लेबर 10 यूनिट ही बना पाएगी या एक लेबर 6 यूनिट बना पाएगी, वो सब एक जैसी है। देन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो आपका तो फैक्टर जो आपका आउटपुट है वो तो वैसे ही इंक्रीज होने लग जाएगा। तो दूसरी थर्ड असम्पशन क्या है यहाँ पे कि कोई चेंज नहीं होता है टेक्नोलॉजी के अंदर। then it is possible to vary the proportion in which different inputs are combined। तो ये भी पॉसिबल है कि आप जो डिफरेंट इनपुट्स ले रहे हो उनको आप डिफरेंट प्रोपोर्शन में ले सकते हो, तो ये ऐसी भी एक अजम्पशन है। देन द लास्ट वन इज कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट आप मेजर कर रहे हो उनकी आप फिजिकल यूनिट देख रहे हो, कि मतलब टन्स में यूज कर रहे हो, केजी में यूज कर रहे हो, या फिर क्विंटल्स में यूज कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निकल रिलेशनशिप है, कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। तो देख लिया है हमने अजम्पशंस, तो आई थिंक नाउ इट वुड बी इजियर क्वेश्चन को करना। सो हेयर इज द क्वेश्चन अगेन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन। हेट्रोजीनिटी ऑफ फैक्टर नहीं, ये तो था ही नहीं हमारे पास। चेंजिंग टेक्नोलॉजी ये भी नहीं था हमारे पास। वेरिड टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं। हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है homogeneity of factor. So this was
easy after knowing the assumptions. तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करते हो ना, तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है आपको कि कुछ टॉपिक्स जो मे बी आपने इतना ध्यान नहीं दिया था या फिर इतना अच्छे से नहीं किया था, वो आप कर पाते हो। ओके ओके, सो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करते रहना, ताकि अगर कोई भी आपको एक न्यू क्वेश्चन मिल जाएगा तो एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए सही आप रिसर्च तो करोगे ना, एक बार उसको टॉपिक को सर्च करोगे कि भाई इसका आंसर क्या है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। इन दिस फेज ऑफ द लॉस ऑफ रिटर्न टू स्केल, टीपी एंड एमपी आर फॉलिंग, एमपी इज नेगेटिव। तो ये सबसे बुरी वाली हालत होती है कंपनी के लिए, तो इसका जो आंसर है वो है बी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, now moving on to the 11th question. So what do we have here? Not 11th question, 8th question. Yes, isoquant measures the, now we have four options here: marginal rate of technical substitution between labor and capital, marginal rate of substitution between goods, marginal utility या फिर marginal efficiency of capital. तो आइसो क्वांट का मतलब क्या था हमारे पास? आइसो मतलब था सेम, याद हो तो, क्वांट मतलब था क्वांटिटीज, ठीक है, और आइसो क्वांट हमारा मेजर करता था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है हमारे पास कि अगर आप एक गुड को ज्यादा चाहते हो तो आपको अपना दूसरा वाला गुड जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जो पढ़ा था हमने, ये इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। Now we have the ninth question. Isoquant is always dash sloping. तो हमें पता है isoquant कैसा होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस कुछ इस तरीके से होता है वो। ओके, तो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया आपके पास, कि आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप है, या आप ये कह सकते हो आप कि आपको एक गुड की, अगर आप एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो या अगर आप लेबर ज्यादा यूज करना चाहते हो, तो आपको अपनी जो कैपिटल है वो कम करनी पड़ेगी, या अगर आप कैपिटल ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आपकी जो लेबर है वो कम हो जाएगी। तो आइसोक्वांट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। Okay, now next question. Isoquants are dash to each other. Isoquants क्या होते हैं एक दूसरे के? Oh my god, क्वेश्चन गायब हो गया। तो आइसोक्वांट्स हमेशा पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट मतलब क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नॉट पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो एक ऐसे जा रहा है आपके पास और एक ऐसे चला गया, तो दीज आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेम ही डिस्टेंस है, ये पैरेलल है आपका। ओके, और टेंजेंट मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज एक ये है यहाँ पे, एक यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, सो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो वो ऐसे नहीं होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो आइसोक्वांट्स आर पैरेलल टू ईच other. Now the next question we have, two isoquants intersect each other. तो can they? No, they cannot. तो ये भी नहीं है। Always intersect each other, कभी भी नहीं करते हैं। So do not intersect each other। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप दो अलग अलग आपके पास इनपुट और आउटपुट थे, और वो दोनों ही जो इनपुट और आउटपुट थे आपको सेम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मतलब कि सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देन वी हैव द 12th क्वेश्चन। आइसोक्वांट इज ओवल शेप्ड, so the slope of the isoquant is dash at its extreme point। ऐसे करके होता था ना। ओके, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा यहाँ पे? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होगा यहाँ पे?
इधर और इधर क्या होगा यहाँ पर? तो अकॉर्डिंग टू मी पॉजिटिव होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। पर एक बार इस क्वेश्चन को आप भी चेक कर सकते हो अगर आपको शक है तो, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 13th. Marginal rate of technical substitution is the dash of an IQ. IQ stands for isoquant, ठीक है, छोटे में लिखा हुआ है तो इसका मतलब isoquant है आपका। नाउ क्या बताता है आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन? ये मैंने आपको दिखाया भी था, एक ऐसे करके डायग्राम था एंड वहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट्स ले रखे थे इस तरीके से, जैसे सपोज एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और ऐसे करके उन्होंने कुछ आपको शो भी किया हुआ था और यहाँ पे बोला हुआ था स्लोप समथिंग समथिंग। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है हमारे पास स्लोप, फाइन। Now moving on to the next question. So we have 13 questions कर लिए हमने, जरूर बताना कितने सही गए हैं अभी तक। Dash is the lines, dash are the lines, ये तो बहुत easy सा है, derived by joining the points on the isoquants where marginal product of factors is zero, marginal product of the factors is zero। कहाँ पे होता है? आइसोकॉस्ट लाइंस होता है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्राइस लाइंस होता है, या फिर द आंसर इज रिज लाइंस। तो आप इसको फिर से ध्यान से पढ़ो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। सो आया कुछ ध्यान में? हमने रिज लाइंस के बारे में पढ़ा था, ऐसे करके कुछ था ना आपका, जैसे ऐसे बनता था। देन ये आपका एक आइसोकोंट हो गया, ऐसे करके एक लाइन जाती थी और ऐसे करके एक दूसरी लाइन जाती थी। तो ये वाला जो एरिया था, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही प्रोड्यूसर के लिए अच्छे नहीं थे। प्रोड्यूसर जो चाहता है वो कहाँ पे जाता है? इस वाले में, कांस्टेंट वाले में। तो ये कांस्टेंट पार्ट है जहाँ पर कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो होता है 0। सो यस। Now moving on to the 15th question. Dash is defined as the locus or joining of points of tangency between the isocones and the isocost lines। तो ये हमने एग्जैक्ट ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी है, पर जहाँ तक हमें याद है एंड द कॉस्ट लाइंस, पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ती पर कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था। तो किसी को याद है? व्हाट इज द आंसर हियर? डैश इज द लोकस और joining points of tangency between the uh, isocones and the isocost line। तो what I remember is इसका आंसर है आपके पास एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ हमने किया नहीं था उसमें डिस्कस, बट एक्सपेंशन पाथ आपका क्या होता है? oh my god, yes yes। सो हमने वैसे तो डिस्कस नहीं किया था, पर एक्सपेंशन पाथ आप इस तरीके से कह सकते हो कि सी, जैसे ये है आपका ओहो गलत बन गया, दिस इज योर सपोज आइसोकोंट कर्व ग्राफ। तो एक लाइन आपकी ऐसे करके जाएगी यहाँ पे, ये आपकी आइसोकोस्ट लाइन, ठीक है। ये अभी भी अच्छा नहीं बन रहा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। यस, वेट, ये आपकी आइसोकोस्ट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट जाती है, और ये है आपका सपोज आइसोकोंट। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन पाथ। तो अगर आप एक्सपेंशन पाथ वैसे भी देखोगे तो इसकी डेफिनेशन जो है, एक्सपेंशन पाथ इकोनॉमीज में हम कहते हैं, इसको हम स्केल लाइन भी बोलते हैं वैसे,
ये कर्व होता है इन अ ग्राफ विथ क्वांटिटीज ऑफ टू आउटपुट्स। टिपिकली जो हम करते हैं उसको हम कैपिटल और लेबर को ही प्लॉट करते हैं। तो ये जो पाथ होता है ना, ये कनेक्ट करता है ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन as the scale of production expands. Okay, so this is your about expansion path. Then we have economies of scale are the cost disadvantages structure analysis या advantages. तो economies of scale हमारे पास advantages होती हैं. Okay, so ये हो गया question number 16. Now we have question number 17. Dash are the cost advantages enjoyed by the firm which expands its production. तो कौन से कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं जो कि फर्म एंजॉय करता है जब वो अपना प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है? तो इंटरनल इकोनॉमीज की, मतलब अपना आपने प्रोडक्शन एक्सपैंड करके उसके बाद आपको बेनिफिट मिला है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंटरनल इकोनॉमीज. देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Dash is called the optimum combination of factor inputs or producer equilibrium. Dash is called the optimum. ये वाला भी हमने डायरेक्ट तो एज सच नहीं किया था, मतलब सेम हमने ये वाली चीज नहीं पढ़ी थी, पर इन्होंने आपको सिंपल सा बोल रखा है कि जो भी इन चारों में से ऑप्शन है इनमें से किसको ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कहते हैं. ओके, ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो सी लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन हमने नहीं देखा, लिस्ट ऑफ ये भी नहीं लग रहा है मेरे को, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ज़्यादा लग रहा है. तो इसका आंसर प्लीज चेक इट वंस, पर मेरे को तो यही वाला जो है क्वेश्चन आपका सबसे ठीक लग रहा है. ओके, सो और एक ना आपकी कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होता है कि प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि वो एक ऐसी कंडीशन पे रीच करे जहाँ पे कि उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमम है. तो अगर हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लेंगे ना फैक्टर्स का, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर जो है कैन रीच अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम है. तो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन कहते हैं. नाउ जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो ये यूजुअली जो आपका सेकंड फेज था उसके लिए बोलता है, ठीक है, डिमिनिशिंग वाले को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. तो सेकंड वाले के अंदर आप ऑप्टिमली यूज करते हो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन. तो बाय दैट थ्योरी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. Now question number 19th. Dash IQ assumes zero substitutability of factors of production. मतलब कि अब बिल्कुल भी जो अपना फैक्टर्स है उनको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है आप कुछ टाइम तक तो अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कर सकते हो, आई मीन सब्सटीट्यूट कर सकते हो. जैसे आप लेबर की जगह पे अपना जो कैपिटल है उसे लगा सकते हो और कैपिटल की जगह पे आप लेबर को लगा सकते हो. बट एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाएगी जहां पर कि अब जो एक इंसान है वो उस या जो एक प्रोड्यूसर है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता. ओके, तो कौन सा वाला होता है इसके अंदर से? वैसे ना इसको जो आपका ये IQ है इसको आप इनपुट आउटपुट आइसोकोंट भी कहते हो. ओके, तो आइसोकोंट हमारे पास सी डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट साइडेड राइट साइड एंगल या ये जो भी है, इसका जो आंसर मेरे को लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है. ओके, सो डाउनवर्ड ही होना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी आइसोकोंट कर्व हैं वो इसी तरीके से ही होते हैं. तो यहाँ पे ये इसीलिए है ना कि अब कोई सब्सटीट्यूट आप नहीं कर सकते हो. ओके, Dash isocont assumes limited substitutability of capital and labor. Now ये थोड़ा सा डिफरेंट है.
और इसका आंसर भी थोड़ा सा आपका डिफरेंट होने वाला है, पहले के जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये सबसे आपका अलग वाला ऑप्शन, ये हमने नहीं पढ़ा था और यही इसका आंसर है। तो जो किंग्ड आइसोक्वांट है आपका, वो बताता है कि जो एक आइसोक्वांट है उसकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो है कैपिटल और लेबर की, वो लिमिटेड है। ठीक है, और ये भी कुछ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। तो यहाँ पर ये मान के चलता है कि आपकी जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो लिमिटेड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Economies of scope refers to the lowering of the cost of production of a dash firm। तो ये वाला जब हमने किया था क्वेश्चन, तो हम अभी तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा है हमने, राइट? जो भी हमने वीडियोस में पढ़ा है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा है। अब हमने पढ़ेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब होता है कि प्रोडक्शन जब आप करते हो ऑफ वन गुड reduces the cost of producing another related good। मतलब जैसे दो गुड्स थे आपके पास, ए और बी, ठीक है, और आप ये दोनों गुड्स प्रोड्यूस करते थे और ये किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो अगर आप ये वाला गुड प्रोड्यूस करोगे ना, तो ये वाले गुड की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो जैसे सपोज सोप है, ठीक है, और शैम्पू है। तो एक इंडस्ट्री जो सिर्फ सोप प्रोड्यूस कर रही है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा हाई होगा, और एक इंडस्ट्री जो सिर्फ शैम्पू प्रोड्यूस कर रही है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा थोड़ा सा हाई होगा। बट अगर कोई इंडस्ट्री ये दोनों ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और एक तरीके से थोड़े से रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल यूज होगा वो यहाँ पर भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री दोनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है ना, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा रिलेटेड गुड को प्रोड्यूस करने का, वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पे यूज होगा, इसका मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट में, जहाँ पे आप ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट में तो फिर वो ज्यादा ही होगा आपका। देन टेक्निकल इकोनॉमीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमने टेक्निकल इकोनॉमीज वर्ड नहीं पढ़ा है, पर हमने टेक्निकल पढ़ रखा था। तो यूजली टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है हमारे पास, कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि जो लार्ज बिजनेस स्केल होते हैं, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसिव मशीनरी वगैरह और पैसा लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से वो जो उन्होंने टेक्निकल अपना अपग्रेडेशन किया है ना, उसकी वजह से इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, यूजली प्रोडक्शन में आ जाता है ये, है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि अब आपका और ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस आप कर पाओगे, उतने ही सेम चीजों में आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज आर डैश। अब ये वाला हमने डिस्कस कर रखा है। ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज आप अपने आप तो डेवलप नहीं करोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज या फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज कौन करेगा, गवर्नमेंट भी कर सकती है, आप भी कर सकते हो। तो कौन सा वाला है, दोनों में से एक है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमीज नहीं पढ़ा था, हमने फॉर्म्स इकोनॉमीज नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो इकोनॉमीज थी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या थी, जो कि पूरा इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा, अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो पूरा इंडस्ट्री उस चीज से जो है वो बेनिफिट होगा। बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सिर्फ आपकी फर्म ही बेनिफिट हो रही है, सिर्फ आपकी फर्म को ही बेनिफिट मिल रहा है, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरनल इकोनॉमीज। तो आप इसमें कह सकते हो कि आई गेस ये आंसर,
क्योंकि आपने रोड्स नहीं बिल्ड किए, आपने अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डेवलप किया है। जैसे कि पहले आपके पास एक ट्रक थे, अब आपके पास 2-3 ट्रक्स हो गए, और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी हर एक जो फर्म है वो अपनी अपनी मार्केटिंग फैसिलिटीज को चेंज कर सकता है जिस तरीके से वो कर रहा है। अब वो ज़्यादा लोगों के पास जा सकता है और प्रमोशन अच्छे से कर सकता है, प्रोडक्ट को ज़्यादा जगह अवेलेबल कर सकता है, तो वो इंटरनल में आ जाएगा। अगर इसी की जगह रोड्स बिल्ड हुए होते, है ना, तो हम कह सकते थे भाई ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो जाएगा, क्योंकि रोड्स जो है वो यूजुअली गवर्नमेंट बिल्ड करती है, और अगर रोड्स बिल्ड होंगे तो वो पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एक फर्म को नहीं मिलेगा। Then we have, according to IQ analysis, the firm maximizes its profit when dash is equal to the price ratio of labor and capital. तो सी ये तो ना इजी सा ही होना चाहिए, ये है इसका आंसर। MRTS ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ऑल कॉस्ट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, MRS भी अभी नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इस चैप्टर में ही नहीं है, ये भी नहीं है इस चैप्टर में, लैंड एंड लेबर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रोडक्शन में ये तो बिल्कुल है ही नहीं, आइसोकॉन्ट वाले में ऑल कॉस्ट अभी हमने पढ़ी ही नहीं, हमने एक सिंगल पढ़ रखा है या फिर लेबर और कैपिटल पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे लैंड और लेबर आ गया, सी क्वेश्चन में दे रखा है लेबर और कैपिटल, तो ये लेबर कहाँ से आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा, और साथ में यहाँ पे भी MRS लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, MRTS ऑफ लेबर एंड कैपिटल। Now finally, the last question. The dash shows all the possible combinations of labor and capital that can produce different levels of production. डिमांड चैप्टर नहीं है ये, सप्लाई चैप्टर भी नहीं था ये, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, डिमांड और सप्लाई की बात नहीं हो रही है, लेबर और कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। रिज लाइंस नहीं है, रिज लाइंस तो दूसरी एक चीज है, तो ये क्या है आपके पास, आइसोक्वांट मैप। तो योर करेक्ट आंसर हेयर इज आइसोक्वांट मैप। तो आप ऐसे करके भी ना अपने आंसर्स देख सकते हो, थोड़ा सा माइंड उस वक्त लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप सही जा रहे हो या फिर गलत जा रहे हो। तो दिस फिनिशेस द MCQ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ मेरे को ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और ये आपको बेनिफिशियल लगा या फिर नहीं। Till then, stay safe, stay healthy, and keep preparing. Thank you.